हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी वीडियोस रोज़ जा रहे हैं। मेरा भी इतिहास का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वो जा चुका है। इस संदर्भ में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। एक पांडे महोदय जी हैं जिन्होंने कुछ कमेंट किया है, तो उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे क्लास में बहुत तेज बच्चे भी हैं, बहुत कमज़ोर बच्चे भी हैं, मीडियम स्टडी के भी बच्चे हैं, तो मुझे सारे बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। और मैं भी कोई बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ और किताबों से पढ़ करके भी मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो जिस किताब को पढ़ करके मैंने ये वक्तव्य दिया है वो आर्यहंत प्रकाशन की बुक है और उसमें पेज नंबर 19 पर और पेज नंबर 22 पर विधिवत लिखा हुआ है जो भी मैंने बताया है। जैसे कि जातीयता के बारे में शब्द उठा है कि आपने जातीयता कैसे कह दिया, तो उसमें यूरोपियन राष्ट्रवाद की परिभाषा दी हुई है, उसको देखा जा सकता है। आर्यहंत प्रकाशन का अवतार बुक का नाम ऊपर अवतार लिखा हुआ है, उस पर है। तो मैं जो भी बताया हूँ, जो भी पढ़ाया हूँ, बच्चों को ये देख करके कि बच्चे सरल से सरल शब्दों में, सरल से भाषा में उसको समझ सकें। और बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया हूँ कि बच्चों का बौद्धिक विकास उतना ज़्यादा नहीं है। कक्षा 10 के बच्चे हैं, तो मुझे सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। तो जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने पढ़ाया है, वो कहीं से पढ़कर ही पढ़ाया है। और बहुत अच्छा लगा पंडित जी ने मुझे ये कमेंट किया, तो निश्चित रूप से हो सकता है उसमें भी कुछ सत्यता हो और सत्यता होगा ही। तो मैं प्रयास करूँगा कि और किताबों से संपर्क कर लूँगा और उनका, पांडे जी का मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा और कमेंट किया, ताकि मैं भविष्य में और भी जब वीडियोस लाऊं तो थोड़ा सा 2-3 किताबों से देख लूँ। हो सकता है कि किसी किताब में कुछ हो, किसी किताब में कुछ हो। फिलहाल मेरा तो यही सोच रहता है कि जहाँ भी सरल भाषा में कुछ मिलता है उसी को लिया जाता है कि बच्चों को समझाने में, बच्चों को कुछ भी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में मैं मूल्यांकन के दौरान देखता हूँ कि बच्चे कुछ भी नहीं लिखते हैं। बहुत साधारण चीज़ पूछा जाता है लेकिन कुछ लिख नहीं पाते हैं। तो उद्देश्य मेरा ये रहता है कि इस तरह से कुछ समझाया जाए बच्चों को कि कुछ भी भूलते भी कुछ न कुछ लिख जाए उस चीज़ के बारे में। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था और राष्ट्रवाद के कारण हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इटली के एकीकरण में आपको पहले बता दूं मैं कि 3 महोदय थे देशभक्त जिन्होंने अपना सक्रिय सहयोग दिया था, जिसमें पहला नाम आता है मैक्सिनी का, मैक्सिनी। दूसरा नाम आता है काबूल का और तीसरा नाम आता है गैरीबाल्डी का। इन 3 महान देशभक्तों के सहयोग से ही इटली का एकीकरण पूर्ण हो सका। तो इसमें क्या बाधाएं थी और इटली के अंतर्गत कितने राज्य थे ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इटली उस समय जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा था, एक ही राजधानी था। इटली राजधानी के अंतर्गत सिर्फ एक ही था, बाकी उसके अंतर्गत नहीं थे। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इटली के एकीकरण में समस्याएं क्या थी, बाधाएं क्या थी। तो हम बाधाओं की जब चर्चा करें तो सबसे पहली बाधा जो थी इटली के एकीकरण में, रोम का पोप स्वेच्छाचारी था और वो मनमाना काम करता था। रोम का पोप अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। इस वजह से इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ी समस्या थी, रोम का पोप था। दूसरा था ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, ये दूसरी प्रमुख समस्या थी एकीकरण के लिए। और तीसरा क्या था, इटली के शासकों की आपसी प्रतिद्वंदिता, इटली के शासकों की
आप लोग कृपया कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करते रहिए, क्योंकि जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं बहुत अच्छी चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इटली के शासकों की आपसी प्रतिद्वंदिता। तो हम लोगों ने जान लिया कि इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, और इटली के एकीकरण में किन लोगों ने अपना सक्रिय सहयोग दिया, और इटली 7 राज्यों में बटा था, जिसमें से सिर्फ एक इटली राजधानी के अंतर्गत था। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 जो महानुभाव थे, जो देशभक्त थे, इनके बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से सक्रिय सहयोग दिया था। तो हम लोग इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं मेस्नी के बारे में। मेस्नी जो है वो एक महान देशभक्त थे, और 1830 ईस्वी से ही इन्होंने इटली के एकीकरण की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। और इसके बाद इन्होंने यंग इटली, ध्यान रखिएगा बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आप बता देंगे। यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना जो है मेस्नी द्वारा किया गया था। ये गुप्त संगठन था। तो इस गुप्त संगठन के माध्यम से इन्होंने जो है इटली के एकीकरण करने में अपना सहयोग दिया, और नेपल्स, सिसिली, इस पर इसी गुप्त संगठन के माध्यम से नेपल्स और सिसिली पर इन्होंने आक्रमण किया। हालांकि इसमें इन्हें पूरी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इन्होंने इटली के एकीकरण में अपना पूरा सहयोग दिया। अब हम आते हैं काबुल पर आते हैं। काबुल ये जो है ये उच्च शिक्षित क्या थे? उच्च शिक्षित फ्रेंच थे। काबुल के बारे में क्या आपको जानकारी दिया जा रहा है? उच्च शिक्षित फ्रेंच थे, और ये भी कट्टर देशभक्त थे। तो इनके कार्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य इनका कार्य था कि मिशनरियों का विनाश करना भी था इनके कार्यों में। लेकिन इन्होंने इसकी ओर ध्यान ज्यादा न देकर के इटली के एकीकरण की तरफ ध्यान इनका ज्यादा आकर्षित था। तो इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया एकीकरण के मार्ग में। 1854 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। तो 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, तो इन्होंने इसमें भाग लिया। इसके अलावा क्रीमिया युद्ध के बाद 1858 में यानी 58 ईस्वी में इन्होंने नेपोलियन तृतीय के साथ, याद रखिएगा नेपोलियन तृतीय है ये, वो नेपोलियन नहीं है, आपको मैं बताऊंगा बाद में। नेपोलियन तृतीय के साथ इन्होंने कौन सी संधि की थी? कोलंबियस। किसके साथ की थी? नेपोलियन तृतीय के साथ कोलंबियस की संधि की थी। और इसके बाद इसको 1858 में हो गया। अब 1859 में इन्होंने क्या किया कि सार्डिनिया और पिडमांट, सार्डिनिया और पिडमांट की चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से इन्होंने ऑस्ट्रिया को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। तो काबुल का भी इस तरह से सक्रिय योगदान रहा हमारे इटली के एकीकरण में, आपको देखने को मिला। और अब हम आ जाते हैं गैरिबाल्डी पर। तो गैरिबाल्डी के बारे में भी जान लीजिए, ये भी बहुत बड़े देशभक्त थे। आपको गैरिबाल्डी जो है ये बहुत बड़े देशभक्त थे, और गैरिबाल्डी ने भी अपना सक्रिय योगदान दिया। 1833 ईस्वी में मेस्नी जो था वो गैरिबाल्डी के से आकर के मिल गया। यंग इटली नामक जो कि मेस्नी का जो यंग इटली जो था संगठन, यंग इटली, इसमें जाकर के यह गैरिबाल्डी जो है जाकर के मिल गया।
और इसने अपना सक्रिय सहयोग दिया इटली के एकीकरण में 1831 ईस्वी में जाकर के। तो इसका भी गैरिबाल्डी का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में आपका रोम और वेनेशिया को छोड़कर रोम और वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया था। 1861 ईस्वी में रोम और वेनेशिया को छोड़कर के संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया और इमैनुअल द्वितीय को इटली का शासक यानी सम्राट घोषित किया गया। इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया गया। और थोड़ा सा इसमें एक बात और बताना चाहूंगा। मार्च 1860 में मध्य इटली में पीडमांट को जोड़ दिया गया। मध्य इटली में पीडमांट को सर्वसम्मति से जोड़ दिया गया। और इसी के साथ साथ जो है आपका रोम को जो है वेनेशिया के साथ सार्डिनिया के साथ जोड़ दिया गया, मैंने मिल गया। इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1871 ईस्वी में इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया। तो आपने देखा कि इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ। 1861 में तो आपने बता दिया था कि रोम और वेनेशिया को छोड़ करके संपूर्ण इटली को मिला दिया था। और इटली के प्रतिनिधियों ने छूट गया था इसमें, इटली के प्रतिनिधियों ने इटली के एकीकरण की घोषणा की। ये आप ध्यान रखिएगा उस समय। तो इटली के प्रतिनिधियों ने संपूर्ण इटली के एकीकरण की घोषणा की और 1871 ईस्वी में पूर्ण रूप से, मतलब कुछ बचा नहीं था, पूरी तरह से इटली का एकीकरण हो गया, पूर्ण एकीकरण हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इटली के एकीकरण में किसने किसने अपना सक्रिय सहयोग दिया। 3 लोगों का था, मेस्नी, गैरिबाल्डी और काबुल, ये 3 लोग। अब चलिए इटली के एकीकरण तो समाप्त हो गया। किस तरह से हुआ, कब हुआ। अब हम आएंगे जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण के बाद हम आएंगे जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए आधुनिक जर्मनी का निर्माता किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आधुनिक जर्मनी का निर्माता कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वह एक कुशल प्रशासक था, राजनीतिज्ञ था और कूटनीतिज्ञ भी था। तो बिस्मार्क का कहना था कि किसी भी समस्या का समाधान इतना आसानी से नहीं होता है। अगर जटिल समस्या है तो उसे रक्त एवं लौह नीति के माध्यम से ही उसको सुलझाया जा सकता है। तो एक आपका रक्त एवं लौह नीति, रक्त एवं लौह नीति के माध्यम से उसका कहना था कि किसी भी समस्या का समाधान रक्त एवं लौह नीति से अपनाया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। केवल भाषणों से और बहुमत द्वारा पारित प्रस्तावों से ही जो है वो किसी चीज का जटिल समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो उसका ये कहना था कि जब
प्रत्यक्ष रक्त लौ नीति नहीं अपनाया जाएगा, जो है किसी भी जटिल समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये उसकी अपनी सोच थी और उसने कई युद्धों में भाग लिया था। तो कई युद्धों में जैसे देख लेते कौन कौन सा युद्ध में भाग लिया था। उसने डेनमार्क के युद्ध में भाग लिया था। डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑस्ट्रिया का युद्ध, ऑस्ट्रिया का युद्ध 1866 में हुआ था, इसमें भाग लिया था इसने। और 1870-71 ईस्वी में इसने कौन सा युद्ध भाग लिया था? डेनमार्क का युद्ध 1864 में हो गया, ऑस्ट्रिया का 1866 में हो गया। हाँ, 1870-71 में फ्रांस प्रशा का युद्ध, फ्रांस और प्रशा का युद्ध। तो 1870-71 में फ्रांस प्रशा का युद्ध, यही युद्ध जो है निर्णायक युद्ध हो गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो बिस्मार्क ने अपने हो रहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे मरने के लिए युद्धभूमि से अच्छा स्थान कोई नहीं हो सकता। तो ये जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने अपना ये वक्तव्य दिया था। अच्छा, अब हम ये जानते हैं, हमने बताया कि फ्रांस प्रशा युद्ध, फ्रांस प्रशा युद्ध जो है ये जर्मनी के एकीकरण का अंतिम युद्ध था, लास्ट युद्ध जिसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा बता दें कि बिस्मार्क जानता था, बिस्मार्क को अच्छी तरह पता था कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध जो है होना ही होना है, सुनिश्चित है। तो उसने क्या किया, इसको भालू मानते हुए इसने ऑस्ट्रिया का सहयोग प्राप्त किया, इसने ऑस्ट्रिया का सहयोग प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया का सहयोग प्राप्त किया और 19 जुलाई 1870 ईस्वी को क्या हुआ? 19 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस की प्रतिनिधि सभा ने क्या किया? फ्रांस की प्रतिनिधि सभा ने युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस की प्रतिनिधि प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इस युद्ध में जो है आपको बता दें, इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई। इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई। और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो आपने देखा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम तो हमने पहले ही बता दिया कि फ्रांस की पराजय हो गई, ये तो पहला परिणाम हो गया। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये भी आपने जान लिया। अब जर्मनी के लिए नए संविधान का निर्माण हुआ, ये भी एक जान लीजिए, इसका परिणाम ये भी हुआ। जर्मनी के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया। और जब इसका एकीकरण हो गया तो इस यहाँ का जो सम्राट जो है, यहाँ का सम्राट किसे बनाया गया? केसर विलियम प्रथम को।
इसको कहीं कहीं काइजर भी लिखा जाता है, कहीं कहीं मिला है, लेकिन केसर विलियम प्रथम, केसर विलियम प्रथम को जो है यहाँ का सम्राट घोषित किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता था और इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, रक्त लॉ नीति में विश्वास करता था। ये भी हमने आपको इसके अंतर्गत बता दिया। अब हम लोग थोड़ा नेपोलियन के बारे में जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का, आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। इसके बारे में हम जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या किया। तो पहले इसके जन्म के बारे में जान लेते हैं कि 15 अगस्त 1769 ईस्वी, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप में, कोर्सिका द्वीप के, कोर्सिका द्वीप के मुख्य नगर अजासियो के एक साधारण परिवार में कोर्सिका द्वीप के अजासियो, कोर्सिका द्वीप के मुख्य नगर अजासियो के एक साधारण परिवार में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। बहुत ही महत्वाकांक्षी था ये। अच्छा, ये जो है 1790 में हो गया। इसने 1799 से लेकर 1804 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा, 1799 से लेकर के 1804 के बीच इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चार के बीच कई महत्वपूर्ण कार्य किए इसने। इसने एक नागरिक संहिता बनाई थी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसने जो नागरिक संहिता बनाई थी नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। जो नागरिक संहिता बनाई थी इसने, इसे नेपोलियन कोड यानी नेपोलियन का जो नियम कानून है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। इसने 1804 ईस्वी में इसने नेपोलियन संहिता की स्थापना की थी, जिसमें इसने कुछ प्रावधान किए थे, जैसे कि कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार इसने दिया था। कानून के समक्ष सभी को समानता इसने बताया था। इसने इसमें कहा था कि कानून के सभी को समानता होनी चाहिए और जन्म पर आधारित, ये ध्यान दीजिएगा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को इसने समाप्त कर दिया था। हम नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला था, इसने कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को इसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसने, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया, हाँ, इसके बाद इसने क्या किया? किसान जो थे, किसानों से दासत्व मूलक शुल्क, दास्तामूलक शुल्क जो होता है, दास्तामूलक शुल्क जो होता है, और जागीरदारी शुल्क, जागीरदारी शुल्क इसने जो है समाप्त कर दिया था। दासत्वमूलक शुल्क या दास्तामूलक शुल्क, जागीरदारी शुल्क इसने समाप्त कर दिया।
और परिवहन संचार प्रणाली को इसने वरीयता दिया, सुधार किया। परिवहन और संचार प्रणाली में इसने सुधार किया। इस तरह से इसने बहुत सारे काम किए नेपोलियन ने। एक मिनट, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा के आ जाने से जो है, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा के आ जाने से समाज के सभी वर्गों को लाभ हुआ। एक समान राष्ट्रीय मुद्रा के आ जाने से समाज के सभी वर्गों को लाभ हुआ। तो इसने नेपोलियन संहिता में इतने सारे अपने काम किए थे। अब हम आते हैं इसकी पराजय पर कि इसने कौन कौन से युद्ध में इसकी पराजय हुई थी, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला तो देखिए 1813 1815। तो ये जो बहुत सारे लोग जैसे वाटरलू मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वाटरलू तो सभी जानते हैं 1815, लेकिन ये वाला भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाटरलू से पहले नेपोलियन कहां पराजित हुआ था? 1813 में पराजित हुआ था। और कहां पराजित हुआ? लेपत्सिक का युद्ध हुआ था, लेपत्सिक, जिसे किसी किसी किताबों में लिप्जिक भी मिलता है, लिप्जिक, कहीं कहीं लिप्जिक भी मिलता है, लेकिन कई जगहों पर लेपत्सिक मिलता है। तो 1813 ईस्वी में जो है नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वाटरलू से पहले 1813 में लेपत्सिक में हुई थी, जिसे लिप्जिक भी कहा जाता है किसी किसी बुक में। और 1815 में वाटरलू में 18 जून 1815 ईस्वी को, ये तो इसका भी है, वाटरलू में ये पराजित हो गया था। 18 जून 2000 नहीं, एक मिनट, 1821 अच्छा, ये वाटरलू में जब मारा, वाटरलू में जब ये हुआ था तो सेंट हेलेना में कैद कर लिया जाता, सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर लिया गया। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में जब यह पराजित हुआ तो सेंट हेलेना के द्वीप में से कैद कर लिया गया। और वहीं पर 18 जून 1821 ईस्वी को, सॉरी हमको लगा ये 5 मई है शायद, 1821 की 5 मई, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, ये जो है ये 5 मई है या 18 में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो है 1821 इसमें इसकी मृत्यु हुई थी, 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और सेंट हेलेना में ये कैद कर लिया गया, 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम नेपोलियन के बारे में जान लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं। 5 मई 1821 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना में ही, और 18 जून 1815 ईस्वी को, नहीं, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। हाँ, वाटरलू के युद्ध में
वाटर लुकेद में पराजित हुआ, सेंट हेलेना के द्वीप में कैद कर दिया गया। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया था। ये 18 जून 1815 ईस्वी में जो है वाटर लुकेद में ये पराजित हुआ, सेंट हेलेना में कैद से मर गया, फिर से कैद कर दिया गया और 5 मई 1821 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। तो नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं एक अपना लास्ट जो है बिंदु है वियना की संधि। वियना की संधि तो देखिए वियना की संधि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जान लीजिए, कुछ बिंदु इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि वियना की संधि किसके द्वारा लिखी थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा आयोजित हुआ था। अब आप जानते हैं कि वियना का नाम, इसका नाम वियना की संधि क्यों पड़ा? वियना की संधि नाम पड़ने का मतलब था कि ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसलिए इस संधि का नाम वियना की संधि पड़ गया। तो हम लोगों ने पहला बिंदु देख लिया कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा आयोजित हुआ था। और अब इसमें क्या क्या चीजें रखी गई थी? तो इसमें बूर्बो वंश जो था, बूर्बो वंश की सत्ता की बहाली की गई। बूर्बो वंश की सत्ता की बहाली, आपको पता होना चाहिए कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय लुई 16वां शासक था। 1789 की क्रांति के समय, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, क्रांति के समय शासक जो था लुई 16वां। ज्यों का त्यों, मतलब जैसे उसने बनाया था छोड़ दिया गया, मतलब कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया। यानी कि नेपोलियन द्वारा बनाया गया जर्मन महासंघ के 39 राज्य जो बनाए थे उसने, उसको ज्यों का त्यों रखा गया, हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। और अगला है आपका तीसरा बिंदु था ये। और इसका वियना संधि का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि जो राजशाही थे, नेपोलियन द्वारा जो परास्त राजशाही थे, राजशाहों को नेपोलियन द्वारा परास्त राजशाहों को पुनः बहाल करना, और क्या करना? रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। तो हम देखते हैं कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में जो ये सरकार बनी, शासन व्यवस्था बना, 1815 में जो सरकार, जो व्यवस्था बनी वह रूढ़िवादी निरंकुश शासन वाली व्यवस्था थी। रूढ़िवादी निरंकुश शासन वाली व्यवस्था की। वियना सम्मेलन खत्म होने के बाद, वियना सम्मेलन समाप्त होने के बाद उदार राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि राजशाही राज्य उचित नहीं है, राजशाही राज्य उचित नहीं है, अर्थात कहने का मतलब क्या था कि राजशाही राज्यों का उन्होंने विरोध किया।
यानी कि ये जो उदार राष्ट्रवादी थे, वेना सम्मेलन के बाद जब ये सम्मेलन समाप्त हो गया तो उन्होंने महसूस किया कि राजशाही राज्य जो है ये ठीक नहीं है, यानी उसका विरोध किया और उन्होंने अंततः ये सोच लिया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से वियना की संधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देख लिया और आपके चैप्टर का यही अंत होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो आपका चैप्टर है उसमें जितनी मुख्य चीजें थी हमने आपको बता दी है। जैसे कि पहले पिछले चैप्टर में पिछले जो वीडियो था आपको बता दिया गया था कि राष्ट्रवाद का उदय क्या था, राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। उसके बाद हमने इसमें बताया आपको कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, वियना की संधि के बारे में बताया, नेपोलियन संहिता क्या होती है वो उसको बताया। इसके अलावा जितने लोग एकीकरण में भाग लिए थे उसको बताया। तो ये जितने मुख्य चीजें थी इस चैप्टर की क्रीम चीजें मैंने आपको बता दी और ये चैप्टर यही क्लोज होता है। अब मेरा जो तीसरा वीडियो है इसके संदर्भ में अब जो आपको मिलेगा वो इस पे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो मैं भी आपको अगली वीडियो में दूंगा। हालांकि ये जो आपके चैप्टर के बाद जो अति लघु उत्तरीय और जो बहुविकल्पी इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं उनको तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे ही, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो भी उसी से रिलेटेड है, उसी चैप्टर से है और उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन होगा मैं चाहूंगा कि आप उसको अलग कॉपी पर बढ़िया से बना करके और ऊपर लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जितने प्रश्न बताऊंगा वो कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन में जरूर आए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके एकेडमिक के साथ साथ आपके कंपटीशन में भी सहयोग करेंगे। जब आप हाई स्कूल, इंटर, बीए सारी परीक्षाएं क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद भी ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हमेशा सहयोग करेंगे और अक्सर आते रहते परीक्षाओं में। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए हैं, जितने भी हमने चीजें बताई हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे और आप इसी तरह इस वीडियो को देखते रहिए। और अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।